सो गाइस एज आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 2026 का एग्जामिनेशन जो है वो काफी पास आ चुका है और आप में से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट वो स्टूडेंट्स दोस्तों कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पिछली बार का एडुटैप का परफॉर्मेंस कैसा था विद रिगार्ड्स टू दी आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं ईएसआई पेपर के बारे में, बिकॉज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इकलौता पेपर है गाइस फेज 2 में जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, पैटर्न बदल जाता है, तो ना तो कोई डिफाइंड पैटर्न है ना ही कोई डिफाइंड उसका अब हो सकता हूँ कि क्राइटेरिया है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसी कोई चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। हर साल अनसर्टेनिटी आती है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बेसिकली एडुटैप का रिपोर्ट कार्ड बताने आए हैं जहां पे हम बताएंगे एडुटैप का परफॉर्मेंस कैसा था विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पेपर और क्या लर्निंग्स हम लोगों ने भी ली थी जिसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट भी किया है, ताकि इस साल उस चीजों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। गाइस अगेन मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक मेमोरी बेस्ड पेपर है। यहाँ पे कोई ऐसा हमें पोस्ट नहीं करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन स्ट्राइक हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से पिछली बार की परफॉर्मेंस थी, कुछ लर्निंग थी दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको ये बताना कि आप कोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर की हुई हैं जो कि इस बार भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। और अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडुटैप उनकी बकेट लिस्ट में कोर्स है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगे किस तरह से हमने परफॉर्मेंस की थी अपने पिछले एग्जाम में। बाकी दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उसके लिए हमारी गाइड बुक की हेल्प ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस गाइड बुक में दोस्तों आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस, आपका इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट और इसके साथ साथ एक इनिशियल स्ट्रेटेजी जो आप बना सकते हैं उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे डेमो कोर्स जो है उसको भी यूज कर सकते हैं जहां पे 2 दिन के लिए आप हमारे मास्टर कोर्स जो हमारा गोल्ड कोर्स है दोस्तों उस पूरे कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आप यहाँ पे चीजों को डाउनलोड नहीं कर सकते, बट आप पूरे कोर्स को जो है वो देख सकते हैं फॉर 2 डेज। कैसे कर सकते हैं उस चीज को दोस्तों वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा इन ऑफ दिस वीडियो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। अब देखिए जो मैंने आपको जैसे टाइटल बताया था एडुटैप का रिपोर्ट कार्ड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इशू सेक्शन फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन और कहां से क्वेश्चंस आए थे डिस्कस करें दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव को लेकर यही होगा कि कितने क्वेश्चन स्ट्राइक करे दोस्तों। सो टोटल 30 क्वेश्चन थे हमारे ऑब्जेक्टिव में जिसमें से 22 क्वेश्चन जो हैं दे वर कवर्ड इन दी कोर्स ऑफ एडुटैप। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था पहले 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिकॉज आपको पता है यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्कर से और 10 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्कर हैं। सो इन टोटल पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन था सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों हमारे कवर था स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट में, ठीक है जी। आपका दिसंबर में 6 दिसंबर को पेपर था, तो आप कह सकते हैं नवंबर से अगर हम काउंट करेंगे 6 मंथ्स तो मई अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये 9 मंथ्स बनते हैं। अगर हम मई से काउंट करोगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये बनते हैं हमारे मोटा मोटा 6 मंथ्स के आसपास, 6 to 7 मंथ्स ये बनते हैं। तो ये हमारे मई के मंथ में ये चीज जो थी यहाँ पे कवर्ड थी, ठीक है। अब कैसे कवर थे दोस्तों, जो 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई थी, पहली स्टेटमेंट डेथ बेनिफिट पे पूछी गई है, उसी के साथ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पूछा गया था कि 75 ईयर्स का अगर पर्सन हो जाता है क्या वो बेनिफिट ले सकता है। हमें पता है 70 ईयर्स के बाद स्कीम जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर दोस्तों। तो एक क्वेश्चन में बात करूं दोस्तों काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिकॉज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एज अ स्कीम जनरली हम आरबीआई में नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, और काफी ज्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछली बार दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था, ठीक है। अगेन वी आर एनालाइजिंग नाउ आल्सो, क्योंकि अगर पीपीएफ न्यूज में है तो वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट आल्सो इन द स्कीम्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक लर्निंग है हमारे लिए भी, बट अगेन मैं बोलूंगा देखो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आते रहते हैं हर साल एग्जाम में, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बोलूंगा अब बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, बट नेचर है जी फेज 2 में होता है ऐसी चीजें, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट कवर्ड इन दी कोर्स, ठीक है, ये कोर्स में कवर्ड नहीं था। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के ऊपर, ठीक है जी। सो अगेन दिस पार्ट ऑफ कौशल केंद्र जो थे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है हमने कवर नहीं किया था हमारे कोर्स में।
फिर आए दोस्तों सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है जी, अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर आप फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो आपको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पता होने चाहिए दोस्तों। केस स्टडी का मतलब है कि बेसिकली आपको चीजों को समझ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर्ड है दोस्तों। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कितनी आपको जो सब्सिडी मिलती है, उसके बाद कितना परसेंटेज है दोस्तों। फिर आपसे पूछा गया है कि टेनेंट क्या एलिजिबल होता है। तो ये सारा का सारा पार्ट इतने पार्ट से कवर था दोस्तों, जो कि हमारे स्कीम स्टैप में कवर था। अक्टूबर में स्कीम कवर थी। तो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 78,000 है दोस्तों। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मस्ट ओन अ हाउस। तो इसका मतलब टेनेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर। तो एनपीएस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जी 45 ईयर ओल्ड के पर्सन अमित कौन सी स्टेटमेंट सही है कि वो 25 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 साल बाद विड्रॉल कर सकते हैं, 40 लाख अगर इन्वेस्ट किया है तो वो 10 लाख की प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये भी हमारे स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट में कवर था। ठीक है जी, अक्टूबर में नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात आता है एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो 70 ईयर्स तक की एज होती है, इसका मतलब 45 थे, तो 25 आप ऐड करोगे तो मतलब 70 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देन क्वेश्चंस तो अगले दो क्वेश्चन वो पार्शियल विड्रॉल के ऊपर आते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल ठीक है जी 3 साल के बाद कर सकते हैं, 25% तक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। इस साल भी एनपीएस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस एनपीएस में हुई है, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू। फिर आ जाते दोस्तों कैरा रूल्स के ऊपर। ठीक है जी, तो ये रूल्स जो है हमने कवर नहीं किए दोस्तों आपके साथ। ठीक है जी, सो समथिंग जो कि हमने आपके साथ कवर नहीं किया था। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज रिगार्डिंग श्रेष्ठा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ श्रेष्ठा स्कीम पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था किसके एलिजिबिलिटी बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया क्या कौन ओपन कितना ओपन है, कौन कौन यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होती है, और अगर 11th क्लास में तो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है दोस्तों। तो अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों तो ये भी हमारे स्कीम स्टैप में कवर था। ये जनवरी में कवर था दोस्तों, जनवरी 2025। तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जो कि स्कीम पिछले 6-7 महीने में नहीं, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स प्रायर क्वेश्चन जो था यहाँ से पूछा गया था। ठीक है जी, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आया था। ठीक है जी, देखिए फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, 8th पास होना चाहिए। ठीक है जी, और फैमिली इनकम कितना है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा स्कॉलरशिप के ऊपर कितनी मिलती है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर्ड है। क्लास 11th में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, 1,25,000 स्कॉलरशिप मिलती है। फिर आता है अटल भाई अभ्युदय योजना के ऊपर दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन दोस्तों काफी इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि अटल भाई अभ्युदय योजना के बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। पर्सन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करने चाहिए, मिनिस्टर सोचे जैसे इसकी मिनिस्ट्री है, ओल्ड एज होम जो है वो रेजिडेंट जो डॉर्मेटरी बेडरूम्स है उनका पर रेजिडेंट 7.5 स्क्वायर मीटर होता है, और एनजीओ जो है वो 40% ग्रांट्स के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं बोलूं तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स हमने कवर की थी, बट इन 2 स्टेटमेंट से इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो मैंने यहाँ पे पार्शियल कवरेज लिखा है, बट इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आंसर इसका नो ही है, और मैंने इनको इंक्लूड भी नहीं किया हमारे जो ओवरऑल कवरेज है उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में हमेशा होता है दोस्तों इस एग्जाम में जहां पे आप देखोगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कई काफी इंडेप्थ पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि आपने चीजें पढ़ी हो बट फाइनल एग्जाम में फिर भी आपको लगेगा कि यार ये चीज जो है कवर्ड नहीं थी। तो वही कह रहा हूं पार्शियल कवरेज था, बट अगेन आई एम सेइंग इससे आंसर नहीं निकल सकता था। तो इसको जो है मैं नो ही कहता हूं, बट और मैं इसको इंक्लूड भी नहीं करता हूं अपनी कवरेज में। ठीक है, बट आपको आइडिया तो कि ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा बिल्कुल ही कुछ नहीं कवर था, तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे कवर थे, बट वहां से आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर आ जाता है श्रमयोगी मानधन के ऊपर दोस्तों। तो पूछा गया था कि एक्स इतना अर्न करते हैं, ठीक है, वाई ऑलरेडी एनपीएस के मेंबर्स हैं तो वांट्स टू एनरोल करना चाहते हैं, एक्स ऑर्गेनाइज वर्क कर रहा है, 40,000 की इनकी सैलरी है। तो इसका सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपके साथ अपनी यूट्यूब महामैराथन जो हमारी होती हैं फेज 2 से पहले जो हमारी मैराथन होती हैं वहां पे मैंने कवर करवाया था दोस्तों। तो ये तो यहां से आपके इसका आंसर निकल जाता है दोस्तों। अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ इसी तरह का सवाल मैंने भी आपको वहां पे पूछा था। ठीक है, एनपीएस के पर्सन तो अलाउ नहीं होते हैं, तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर की हुई थी। बाकी अगर आप स्कीम स्टैप की बात करेंगे तो दोस्तों मार्च के स्कीम स्टैप में हमने इसको यहाँ पे कवर किया हुआ था।
फिर आ जाते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, अगेन 1 मार्कर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की थी दैट वाज कवर्ड इन द करंट टैप पार्ट, ठीक है, और ये करंट टैप ऑफ मार्च में कवर था दोस्तों। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, तो आपकी स्टेटमेंट्स पूछी गई थी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 लाख नहीं 10 लाख होती है। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरी स्टेटमेंट जो यहां से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, वो था रिगार्डिंग दी एक्सपोजर 25% तक का होता है और सब्सक्रिप्शन रिडम्पशन जो है वो 15 डेज नोटिस पीरियड के बाद मिलती है। देयर इज वन ऑप्शन जो कि वहां पे 3.5 करोड़ वाली दी है, वही वहां पे उसका आंसर था, बिकॉज बाकी स्टेटमेंट्स आपकी यहीं से निकल जाती है। बट दैट इज समथिंग, हमने वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने कवर नहीं की थी जो आंसर है, बट बाकी जो आंसर निकालने का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर किया था। अब 2 मार्कर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो एमएसएमई एज अ टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ आया था आपके ऊपर क्वेश्चन दोस्तों। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा था कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन किया एमएसएमई के साथ, ठीक है, टू रजिस्टर दी मोर स्मॉल मर्चेंट्स। तो यहाँ पे आता फोन पे, और ये हमारे करंट टैप ऑफ सितंबर में कवर था। देन आ जाता है दोस्तों कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने टू फॉर्मलाइज द एमएसएमई, सिडबी हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन असिस्टिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म हियर। तो गाइस यहाँ पे आंसर बन जाता है दैट इज योर उद्यम पोर्टल हियर, ठीक है जी, इसका आंसर उद्यम पोर्टल बन जाता है। और यहाँ पे ये भी हमारे जून के करंट टैप में यहाँ पे आपके साथ कवर किया हुआ था हमने। फिर आया दोस्तों यहाँ पे कौन प्राइमरी रेगुलेटर है जी ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्राइमरी रेगुलेटर कौन है, अगर आप एमएसएमई की बात करो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हियर। तो ये भी आपके इन्हीं करंट टैप ऑफ जून से ही ये जो चीज है ये कवर हो जाती है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों एमएसएमई सेक्टर का एज पर इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट थी। तो ये वाला पार्ट जो था ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे वाले डॉक्यूमेंट में कवर था दोस्तों, तो वहां से क्वेश्चन जो है कवर हो सकता है। तो अगर आप इस साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक चीज की लर्निंग होनी चाहिए दोस्तों कि देखिए करंट अफेयर्स में अगर ईएसआई या फाइनेंस करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिकली अगर ईएसआई करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे तो वो किसी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मंथ से वो आपके जो स्ट्राइक हो जाएंगे, नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में वो चीजें, अगर मतलब एक टॉपिक है वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में डिस्कस हो रहा है तो आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव वे से कवर करना है कि पिछले 5-6 महीने में उस टॉपिक के ऊपर जो भी डिस्कशन हुई है यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको लेके जानी है दोस्तों फॉर योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ये पैराग्राफ आया था जी धन धान्य कृषि योजना के ऊपर, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बिकॉज पिछले साल ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन इसके ऊपर आना। और क्वेश्चन आया भी दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा यार ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन था पिछली बार एग्जाम में जिसको मैं वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकता हूं। उसका कारण सिर्फ ये है दोस्तों बिकॉज इसमें से काफी क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्टेड लाइन पे ही आए हुए हैं। जैसे पहले उसने आपको बजट उसका टोटल आउटले पूछा है दोस्तों, ठीक है, तो टोटल आउटले नवंबर में ये स्कीम कवर हुई थी, ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं टोटल आउटले 24,000 करोड़ रुपीस, टोटल 1.44 लाख करोड़ रुपीस। दूसरा क्वेश्चन था किससे इंस्पायर्ड है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड। आप देख सकते हैं स्कीम की पहली लाइन ही ये बताती है कि किस प्रोग्राम से जो स्कीम है ये इंस्पायर्ड है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है जी पीएम धान्य कृषि योजना के ऊपर कि कौन रिव्यू करता है डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को, ठीक है जी। तो गाइस डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को जो रिव्यू है, ठीक है, वो कौन करता है, आपका नीति आयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे आती है कि कौन सी कमिटीज आती हैं, ये 3 कमिटीज आती है जिनको के रिव्यूइंग जो है वो नीति आयोग करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कमेटी है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ नीति आयोग विल रिव्यू एंड गाइड द डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हियर, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड, तो देखिए 3 क्वेश्चन स्कीम के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन अगेन उन्होंने रिलेशन बनाया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर कि हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर अंडर द एडीपी। तो 49 आंसर है दोस्तों, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी पिछली बार बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ये आपके जुलाई करंट टैप में कवर था दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिलेट करता है दोस्तों ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड रिपोर्ट है दोस्तों, तो जनरली एग्रीकल्चर रिपोर्ट हम कहते हैं कि एग्जाम में आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट क्योंकि हमने देखा है कि फॉरेस्ट बेस्ड रिपोर्ट पे क्वेश्चन आते हैं, हमने इस रिपोर्ट के ऊपर एक मॉक टेस्ट पे क्वेश्चन डाला था ताकि बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि यार फॉरेस्ट रिपोर्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ सके। तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्राइक हुए हैं दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये आपको जरूर एडवाइस करूंगा, प्लीज आप मॉक टेस्ट को लाइटली मत लीजिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप
मेन डॉक्यूमेंट में आपको लगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमेशा हम चीज ट्राई करते हैं कि आपको पूरा बेस्ट टू बेस्ट आप अपने आप को जज कर सके। तो क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है, तो आप किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो उसी बेस पे हमने भी क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट में, और वहीं से आपको ये क्वेश्चन, नॉट एवरी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से आपके इस रिपोर्ट के निकल सकते थे। ठीक है जी। तो जो पहला क्वेश्चन था ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और लास्ट मॉक टेस्ट में हमने इसको कवर किया था फाइनल मॉक में। ठीक है जी। तो यही है जी एफएओ की रिपोर्ट है, 54% यहाँ पे आता है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। फिर आ जाता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हमने वैसे डिस्कस किया था दोस्तों, बट उसमें जो क्वेश्चन पूछा है गोल वाला पार्ट, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव कवर्ड हियर। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ है। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सटेंट एज पर द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फॉरेस्ट कवरेज जो है वो 32% है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया कंसिडर्ड इन जस्ट 5 कंट्रीज, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिमेन्स आर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ था हमारे मॉक टेस्ट में। ठीक है ना। तो कहां पे है, कौन सी एरिया है, कौन सा रीजन है, वहां से प्लस जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था वहां से ये चीज कवर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, देखिए मोर देन हाफ ऑफ दी आर इन दिस 5 कंट्रीज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.2 के ऊपर। तो 2 पैराग्राफ इस क्वेश्चन थे स्कीम्स के ऊपर। अब आवास योजना अर्बन 2.0 की बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उसके ऊपर ना एक इनिशिएटिव हुआ था दोस्तों, अंगीकार इनिशिएटिव। तो वो जो है, मैंने जब आपके साथ मैराथन लेते तो मैराथन में मैंने ये पॉइंट आपको कवर किया हुआ है, जबकि मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ था। तो पहली ही स्टेटमेंट ये थी कि अंगीकार 2025 नाम का एक इनिशिएटिव इसके अंदर करवाया गया दोस्तों। तो दैट इज समथिंग दैट कैन अगेन बी टैकल फ्रॉम अवर मैराथन सेशन। फिर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि इसका गोल क्या है, थीम क्या है, इसको पता है हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये क्वेश्चन हमने हमारे मॉक टेस्ट में पॉइंट कवर किया हुआ था। फिर आ जाते हैं कि इसके 4 वर्टिकल्स कौन से हैं। तो ये हमने जब स्कीम कवर की थी आपके साथ अक्टूबर मंथ में, तो वहां पे ये कवर थे से कंपोनेंट्स। ठीक है, अगेन देखिए ये स्कीम भी पिछली बार ही लॉन्च हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है। फिर आता है दोस्तों कि यहाँ पे स्पेशल फोकस ग्रुप्स कौन से हैं। तो ये वाला पार्ट जो है हमने कवर नहीं किया था अपने कोर्स में। ठीक है जी, तो दिस इज नॉट कवर्ड इन द कोर्स। फिर आते हैं सेबी सर्कुलर्स के ऊपर जो फाइनल क्वेश्चन। अब पिछली बार एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेबी जो फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं वो 5 सवाल उससे आए हैं, और पांचों के पांचों सवाल जो ईएसए में पूछे गए, जबकि एफए में नहीं पूछा गया करंट अफेयर्स का सवाल। तो ये भी एक काइंड ऑफ सरप्राइज कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, बट हो सकता है इस बार आपको फिर कोई फाइनेंस का क्वेश्चन जो है वो ईएसआई में भी देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सेबी सर्कुलर्स के ऊपर, और ये जो सर्कुलर था ये बेसिकली मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को लेके आया था दोस्तों। और ये एमडब्ल्यूपीएल के ऊपर जो सर्कुलर है ये मई मंथ में आया था, और चारों क्वेश्चन सर्कुलर से पूछे गए हैं। पहला पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो गाइस इस क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट कवर्ड इन द कोर्स, तो हमने कोर्स में नहीं कवर नहीं किया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है जी, which of the following is correctly matched with reference to the individual entity level position limits for single stock as per the revised framework of market wide position limit। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये कवर किया था हमने करंट टैप ऑफ मई में, तो आप देख सकते हैं पोजीशन लिमिट 10% फॉर इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स 20%। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर आता है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो ये भी दोस्तों आपके करंट टैब जो है मई में कवर है कि यहाँ पे पोजीशन लिमिट्स जो है वो कितनी रहती हैं। ठीक है जी, 15% ऑफ द फ्री फ्लोट, 10% ऑफ द फ्लोट हियर, और एटलीस्ट 4 रैंडम इंट्राडे ट्रांजैक्शंस विल बी डन। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है। फिर दोस्तों फाइनल क्वेश्चन की बात करता हूं, तो वो भी आपका जो है करंट टैप ऑफ मई में, क्योंकि करंट टैप मई में हमने सर्कुलर को कवर किया था कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वहां से जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है जी। तो ये था दोस्तों ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहां पे आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस जो थे हमारे स्ट्राइक किए थे पिछली बार एग्जाम में।
ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा कि एक लर्निंग आप सबके लिए यही है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि 22 क्वेश्चन आएगा तो हर बच्चे के 22 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, बिकॉज देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत ज्यादा चीजें आप पढ़ के जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को आप लोग याद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज याद होगी, बट ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि हर चीज को अगर आप कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर सकते हैं तो यहां पे आप काफी ज्यादा अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही मेरी एडवाइस भी होगी उन सब स्टूडेंट्स को कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज किसी भी चीज को हल्का मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे फाइनेंस से करंट अफेयर्स नहीं करने, बिकॉज फाइनेंस से कौन सा क्वेश्चन आए थे, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इवन नोटिफिकेशंस भी करके जाइए, हो सकता है इस बार आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो किसी भी चीज को प्लीज छोड़िए मत। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों जसकरण सर को कि वो यहाँ पे आएंगे और वो अब आपके साथ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका एनालिसिस आपके साथ करेंगे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आई थिंक 5 क्वेश्चन जो है उसके बारे में फॉर्डर जो है वो आपको अवेलेबल था दोस्तों, बाकी जसकरण सर आपको डिटेल में बताने वाले हैं अभी। तो ओवर टू जसकरण सर। Yes, so basically when we talk about the descriptive questions, so we know that we have two category of questions. Firstly, we have 15 marker and secondly, we have these 10 marker questions, right? So we are going to see that what type of questions were asked, what was the source and how you could have answered those questions and what are the main learnings that you can take away when we talk about 2025 descriptive paper. So firstly, this question is there, which is there is a need for high quality welfare, as these standards are outlined in the World Development Report, of the World Bank discuss. Now, if you see this question has directly been asked from World Development Report, and World Development Report is a type of report that is directly mentioned as a part of a syllabus, right? You would be already knowing that when it comes to report, firstly, there are those type of report that are clearly mentioned in the syllabus, a list has been provided, so mandatorily you have to cover it. There is no second option. And then there are other type of reports also, which although are not mentioned in the syllabus, but they can be released by bodies of high stature, and their theme, if their theme is aligning with your syllabus, then that becomes relevant for your examination. But this World Development Report, हमें पता है डायरेक्टली सिलेबस में दी हुई है, तो इसे आपको कवर करके जाना था। और आप क्वेश्चन में देखोगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है। इवन इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट द समरी ऑफ दिस रिपोर्ट, right, you will be in a good position to write this answer, right? You could have written this answer. So let us see. So over here you can talk about all these things, that whatever has been outlined with respect to the standards. You can talk about the link between standards and welfare as highlighted in the World Development Report. Then you can also talk about the vicious circle of low quality, breaking the vicious circles of low quality, right? Where the World Development Report is talking about the economies where there is often low demand for quality due to price sensitivity, right? And what is going to be the impact and what is the solution? All these things were highlighted as a part of it. Now I'm not going to read the entire answer for you, because of course you're going to get the PDF in the Telegram channel, and that is also not the agenda. The agenda is not to tell you the answer. The agenda is basically to tell you the approach, that how you could have made some changes as a part of your preparation and your strategy, and how you could have attempted this question, right? Through what type of sources. So you can see that this is the answer that you could have written depending upon the demand of the question very comfortably, and you can also see that it was covered as a part of the EduTap, right? We have covered it as a part of World Development Report, and this question was a bit surprising क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछे था तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पूरी तरह रिलीज नहीं हुई थी, उसका एक कंसेप्ट डॉक्यूमेंट ही आया था। बट आरबीआई ने कंसेप्ट डॉक्यूमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस साल के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आप जब जा रहे हैं 2026 के लिए, सो यू आर प्रिपेयरिंग सच रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली। दैट इज द लर्निंग दैट यू कैन टेक। सेकेंडली, the second question is regarding, as the world approaches 30th anniversary of Beijing Declaration and the final 5 years of the 2030 agenda, discuss the 6 priority pillars of the Beijing Plus 30 action agenda highlighted in the UN and UNDSA Gender Snapshot report. Now this report is an important report that was again released, right, by UN Women and UNDSA. अब ये क्यों पूछा था? Because इससे पहले there is something called Beijing Declaration. Now Beijing Declaration is the declaration under the United Nation, and इस declaration को 30 साल हो चुके हैं, ठीक है? इसको 30th एनिवर्सरी है इसकी, तो इसको 30 साल हो चुके हैं, और
2005 में इसके वो 30 साल कंप्लीट हो गए थे. So that is why this question was asked, because in context to this Beijing Declaration, this UN Women and UNDSA had released this report which is Gender Snapshot Report, और इस रिपोर्ट में they had provided something called Beijing Plus 30 Action Agenda. मतलब जो Beijing Declaration है इसमें Plus 30 Action Agenda जिसमें ये बताया कि what should be the way forward keeping in mind the present conditions in context to the women empowerment. राइट तो आज के टाइम में किन चीजों को हम मद्देनजर रखें और उसके हिसाब से हम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करें एज मच एज वी कैन. तो ये बीजिंग प्लस 30 में उसके 6 पिलर्स प्रोवाइड किए थे, राइट और आपको ये 6 पिलर लिखने थे. नाउ दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी, आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राइट. सो बट एनीवेज इट वाज आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ इट. एंड व्हाट वाज द सोर्स? द सोर्स इज जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, राइट. और ये रिपोर्ट आपको कवर करनी चाहिए थी, बिकॉज मैंने आपको 2 क्राइटेरिया मैं हमेशा बताता हूँ रिपोर्ट्स के लिए जो सिलेबस में मेंशन नहीं है. पहला ये कि रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है. If it is being released by a body of high stature, the report becomes relevant. And secondly, what is the theme of the report? Now you can see the theme of the report is gender equality, and gender equality is a part of your ESI syllabus. So the report, of course, it becomes relevant. So I hope it is clear to you, right? How you could have approached this question. So you can see, इसके बाद तो इसका आंसर ही है. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली 6 पिलर्स पूछ रहे हैं आपसे, आपको 6 पिलर वो लिखने थे, which includes freedom from poverty, zero violence, equal power in leadership, climate justice, peace and security, full participation in the digital revolution, right? So this is what you could have written, and you can see this is something that was covered as a part of the report step. So I hope it is clear to you. Now let us move forward. Now question number 3. अब मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट कर सकते थे, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था. और अगर आप सिंसियरली रिपोर्ट्स को कवर कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो द क्वेश्चन इज आल्सो लाइक दैट. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन कंटेक्स्ट टू करंट अफेयर्स दैट रिसेंटली रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मार्क्स इंडियाज first time entry in the top 100 with a rank of 99th. You would have been aware about it क्योंकि ये तो आपने GA में भी पढ़ा होगा कि इंडिया की रैंकिंग कैसे इंप्रूव हुई है. And discuss the interplay of sustainable environment, poverty alleviation and economic growth for sustainable development, right? So the question is asking about the interplay of sustainable environment, poverty alleviation and economic growth in context of sustainable development. मतलब ये तीनों क्या contribution दे सकते हैं in context of sustainable development, right? तो थोड़ा आपको sustainable development report के बारे में बात करनी थी आंसर में, and थोड़ा ये आपको interplay बताना था, right? This is something that you could have written as a part of it. So you can see that firstly you can talk about the first parameter, which is economic growth, how it can contribute to development, right? We know that if the economic growth is improving, how it can help in tax collection, right? Apart from that, initiatives like corporate social responsibility, ये सारी चीजें उसका पार्ट है. तो आप ये सारा इंटरप्ले मिक्स करके कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन टच करके you could have written the role in context of sustainable development. Then the poverty alleviation is also there, right? So how it can interplay with respect to sustainable development, and lastly we have sustainable environment also. So these are the things. The PDF is going to get shared with you. Answer तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, but what was the approach that was required in order to cover such a content? So you can see it was asked in context to the current affairs, right? So as you can see again, it was covered as a part of the report step, right? So it could have helped you to write the answer. So let us move forward. Okay, so I think I have pasted a wrong snippet over here. ये snippet मैंने गलती से लगा दिया, but ये भी हमने cover किया था. Sustainable Development Report we had covered it, but mistakenly I have pasted a wrong snippet over here. I will replace this snippet in the PDF. But I hope the intent is clear to you that what was the source of this question and why this question, very importantly, why this question was asked in the examination. So let us move forward. Now the next question. The next question is a 10-marker question. And if we talk about this question, okay, we have lost the screen, I think, yes. So if we talk about this question is asking urban India is witnessing rapid growth and the smart cities mission seeks to harness this transformation with reference to Visakhapatnam. Discuss recent trends in urban growth and examine how smart cities can act as a flag bearers of India's inclusive and sustainable development. अब इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है. एक तो they are asking द विशाखापट्टनम, ठीक है, दैट वाज देयर इन द न्यूज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए थे, बट मुश्किल क्वेश्चन था. आई एक्सेप्ट दैट क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है,
तो यूजुअली आई वुड से इफ यू गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच तो यूजुअली ऐसे विशाखापट्टनम के बारे में आप क्यों पढ़ोगे, वो भी इतना डिटेल में कि आप उस पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सको. इट मेक्स सेंस, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. इट इज टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट सिटीज मिशन. सो यू हैड टू डिस्कस recent trend in our growth and urban growth and examine how smart cities can act as a flag bearers of India's inclusive and sustainable development, right? So this was the question that was asked. So firstly you were supposed to discuss about the Visakhapatnam, the recent growth of Visakhapatnam. अब यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, बट मैं जानता हूँ एग्जाम में लिखना बिल्कुल आसान नहीं था. एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है और चीजें रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है. क्वेश्चन भी बहुत ही एक नैरो लाइंस में पूछा हुआ है. सो बट एनीवेज दिस वाज द आंसर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन दैट व्हाट हैज बीन द रीसेंट ग्रोथ ऑफ विशाखापट्टनम. सो यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक विजन, यू कैन टॉक अबाउट द सोशल इंक्लूजन, दैट व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट टू विजाख मेट्रो, digitalization and technological initiatives, then sustainability through floating solar power plants, right? These sort of things are the initiatives that were taken by the government. Then secondly you can talk about the body part 2, which is the smart cities as flag bearers of India's economic growth. तो ये पार्ट जो था ये आप लिख सकते थे अगर आप पहले पार्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते, थोड़ा जनरल स्टेटमेंट्स भी लिखते, बट ये पार्ट आप बहुत ही स्पेसिफिकली आंसर कर सकते थे, राइट, इन अ बेटर मैनर. सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, and lastly you can end it with a conclusion, right? And if we had we covered this question, I would say partially we had covered it. Why partially? Because of course that Visakhapatnam part, that was out of nowhere, and we had not covered that part. But the second part, which is regarding the smart city, you can see we had provided a detailed answer as a part of the current affair descriptive paper course, right, which is the perspective 360 degree. So over there we had provided it. You can see urbanization and migration, it is linked to that topic, and we had provided you complete content with respect to that in context of smart city, right? So I hope it is clear. Now the next question is, I would say, a bit not very much traditional question, because over here the question is asking about RBI's recent monetary policy assessment highlights that sustained consumer demand and a resilient economy during April to October 2025. Discuss the key monetary measures announced in October 2025 and examine their implications for economic growth, resilience and consumer credit. अब ये क्वेश्चन जो है आपसे स्पेसिफिकली अक्टूबर के बारे में पूछ रहा है, राइट? अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. मतलब पेपर का जो लेवल था ESI का, if you see this level, I would say this is not an easy paper at all, because if you have seen the 10 market previous question that was asking specifically about Visakhapatnam, ये क्वेश्चन अक्टूबर 2025 के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रही है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी मेजर डिस्कस करने. इफ यू नो, इफ यू कैन राइट इट स्पेसिफिकली, गुड, बट इफ यू डू नॉट नो, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ईदर दैट विशाखापट्टनम क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू मल्टीकल्चरलिज्म, तो वो सबने अटेम्प्ट किया होगा. तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ना एक चॉइस रखनी थी, और मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये स्मार्ट सिटी वाले अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो दोनों में से, और ये ज्यादा डुएबल था एज कंपेयर टू दिस वन, जहां पर आपको स्पेसिफिकली यू हैड टू राइट अबाउट अक्टूबर 2025 मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, राइट? सो अगेन अ बिट ऑफ ट्रैक and key measures that were taken as a part of October 2025 policy. So one had to write this monetary stance, then regulatory changes, then the revisions that have been made, and what are going to be the implications upon the economy. You could have written upon that, touching multiple parameters as asked in the question. But this was I would say a difficult one. So preferably you could have chosen that question only. Even आप विशाखापट्टनम के बारे में जनरल चीजें लिख देते, बट स्मार्ट सिटीज में आप अपना आंसर डोमिनेट कर सकते थे, राइट? सो दैट कुड हैव बीन द अप्रोच. एंड अगेन दिस क्वेश्चन was not covered as a part of our EduTap, right? Although I would say we keep on covering the monetary policy initiatives in the Finance 360 initiative. जो हमारा Finance 360 का जो इनिशिएटिव है, वहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी की चीजें डिस्कस करते हैं, बट हमने उसको यहाँ पर स्निपेट में इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो बहुत ही फोर्सफुल लगता है. स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर उसको पढ़ के जाएंगे, बट दैट इज व्हाई वी हैव नॉट अटैच्ड द स्निपेट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो हाइलाइटेड दिस क्वेश्चन एज अ डिफिकल्ट वन, राइट? Now moving on to question number 6, which is the last question. क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू मल्टीकल्चरलिज्म. अब यार देखो, यहां पर एक चीज समझ में आती है कि आपको ये जो स्टैटिक पोर्शन है ESI में किस तरह आपका एक तरह से सीवियर हो सकता था, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वी नो व्हाट दे टेंड टू डू, दे थिंक दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ESI ओनली द करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट, दे टेंड टू इग्नोर द स्टैटिक एरिया. बट यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपने मल्टीकल्चरलिज्म जो आपके सोशल इशू में पहला टॉपिक है,
दिया हुआ, अगर आपने थोड़ा क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर किया तो एग्जाम में आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे विद इन दैट टाइम लिमिटेशंस दैट आर देयर, राइट। बट आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप वहां पर जाकर कोई जनरल आंसर लिख के आओगे, उसमें कोई अच्छे एग्जांपल्स भी नहीं होंगे एंड थोड़ा सा मतलब बेसिक आंसर लगेगा, राइट, which will not give you competitive edge. But if you have prepared the static portion also in case of ESI, so you can see even if the paper was difficult, but these are the things that basically, you know, they act as a make or break scenario in your selection. So you can see if you had prepared multiculturalism, static आपने ESI prepare किया होता तो आराम से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे, which is clearly asking about that multiculturalism plays a crucial role in fostering cultural diversity, promoting tolerance and strengthening democratic foundations. Discuss the prospects and challenges, right, with respect to it, prospects and opportunities and the challenges related to it. तो अगर आपने ESI static किया होता, you could have answered this question, right? Firstly, you have to talk about the future prospects and opportunities with respect to multiculturalism, and then you can talk about the challenges that are associated with it, right? Very specifically, you can write it because the question is of 10 marker only, right? And had we covered it? Yes, we had covered it. You can see I've attached snippet over here from the multiculturalism chapter, और ये तो यार मतलब ऑफ कोर्स किया ही होगा बिकॉज ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, राइट। सो व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू कैन टेक? द फर्स्ट लर्निंग इज दैट प्लीज डू नॉट स्किप रिपोर्ट्स। हर साल रिपोर्ट में से क्वेश्चन आते हैं, इस बार थोड़े ज्यादा आ गए थे बट उससे पहले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई भी आपको रिपोर्ट कवर करनी है सबसे पहले वो रिपोर्ट कवर करो जो सिलेबस में मेंशन्ड है, और दूसरी वो रिपोर्ट जो कि मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस में मेंशन नहीं है बट उसकी थीम आपके सिलेबस से अलाइन करती है, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, डू नॉट इग्नोर स्टैटिक पोर्शन एट एनी कॉस्ट। यू आर कवरिंग करंट अफेयर फॉर ESI, दैट इज गुड, बट स्टैटिक को इग्नोर मत करो बिकॉज स्टैटिक आपको करंट अफेयर समझने में मदद करता है, और स्टैटिक से आप इस तरह के ये मल्टीकल्चरलिज्म जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने सही से प्रिपरेशन की है, कुछ नोट्स बनाए हैं या रिवाइज किया, तो ये आंसर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, हो जाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इट कैन प्रोवाइड यू अ गुड कॉम्पिटिटिव एज इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो दैट इज द सेकंड लर्निंग। द थर्ड लर्निंग इज दैट प्लीज रिवाइज एज मच एज यू कैन एंड डू आंसर राइटिंग एज मच एज यू कैन, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, application based question पूछे हैं, so you need to get that skill where you have the minimum information, even if you have some background information related to topic, you are in a position to write a good answer upon it, right? So that of course you can get some additional marks as compared to your competitors, because the goal is not to write the perfect answer, the goal is to write a better answer as compared to fellow aspirants, right? So that is, I would say, are the main learnings. If you think that you have any question, if you have any doubt, if you feel that something is there that has been left undiscussed, please do not hesitate to write it in the comment box, right? So now I would like to invite Gurkirat sir to conclude this video. Thank you, sir. So guys, now if I talk about SST, me and Jaskaran sir, we have discussed one thing that the ESI is one paper which we will say कि यार बहुत ज़्यादा unexpected होता है, तो इस बार भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी expected line पे जाइए, I would say कि जसकरण सर आप भी आ जाइए, ठीक है। हम ये तो बोलेंगे कि प्लीज आप किसी एक्सपेक्टेड लाइन में कोई थॉट प्रोसेस लेके मत जाना, बिकॉज हर बार ESI का पेपर इकलौता ऐसा पेपर है, अगर आप स्कोर्स भी देखोगे तो आई थिंक जसकरण सर एंड मी बोथ विल एग्री कि यार ESI में नंबर थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही नहीं करना कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, हम तो देखिए ये तो आए हैं बट मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही क्वेश्चंस हमने किए होंगे, हो सकता है इतना बड़ा डाटा पड़ा है तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, बट ऑब्जेक्टिव है कि जितना ज्यादा आप चीजों को कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, उतना बेटर तरीके से आप इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हाउ एरोटाइप इज हेल्प यू गाइस, तो यहाँ पे जसकरण सर आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको लगता है कम टाइम पे मुझे ज्यादा चीजें कवर करनी है, सो यू कैन गो विद अवर रामबान कोर्सेज, ठीक है जी। एक फेज 2 का डेडिकेटेड FM के लिए रामबान कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, और एक हमने फेज 2 रामबान कोर्स लॉन्च किया जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ आपको सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कंसेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज बहुत बच्चों को लगता है कि डिस्क्रिप्टिव कैसे हो, तो वो भी यहाँ पे आप काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जसकरण सर यू कैन हेल्प देम स्टूडेंट्स के रामबान कोर्स के थ्रू क्या डिस्क्रिप्टिव सर हो सकता है। हाँ, रामबान के थ्रू सबसे पहले यू विल बी गेटिंग द कंसेप्ट नोट्स दैट विल हेल्प यू टू कवर द स्टैटिक एरिया, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो रिवीजन फ्रेंडली नोट्स है जो आपको एक क्विक रिवीजन में मदद करेंगे। सेकेंडली, यू आर गोइंग टू गेट सॉल्व PYQs आल्सो which is very important to understand the trend and pattern with respect to the examination. Thirdly, you are going to get chapter wise mock test and the full length mock test also. और इसके अलावा आपको करंट अफेयर का इसमें कंटेंट भी मिलेगा। As a part of the current affair content, you will be getting the general current affair topics, right? And everything has been provided to you in the form of question and answers, ताकि मान लो एक करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, अब आप वो टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ ले, सो हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच
it in the examination, how I'm going to write it in the examination within a word limit of 400 to 600 words. तो हर जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको हमने Q&A में कन्वर्ट किया so that you can easily understand it, and it also become revision friendly. So it includes general current affair topics, it includes documents like economic survey, budget, reports that are mentioned in the syllabus, and reports that are not mentioned in the syllabus but relevant for the examination. So all these things you are going to get as a part of it, right, as a part of the phase 2 रामबन कोर्स. ठीक है, तो ये रामबन है. बाकी अगर आपको लगता नहीं सर हमें डिटेल्ड है, हमें अभी भी क्लासेस लगाने, तो आप लाइव क्रैश कोर्स के साथ जा सकते हैं फेज 2 वाले. अगर आपको यार ये है कि नहीं मुझे सर इस बार तैयारी तो करनी है बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम भी चल रहा है, बिकॉज मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, तो मे भी हो सकता है कि मेरे को इस साल के साथ साथ मुझे नेक्स्ट ईयर में भी प्रिपेयर करना, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हैं. अगर आप क्यूआरई स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है तो आप इस गोल्ड कोर्स के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों. और इसी से जहां से मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग बोला था दोस्तों, हमारा आप एक डेमो कोर्स भी देखते जाने कि जो हमारा गोल्ड कोर्स है दोस्तों, उसको आप 2 दिन के लिए, यहाँ पे चीजें हैं कि चीजें डाउनलोडेबल है, पर 2 दिन के लिए आप पूरा का पूरा कोर्स जो है उसको गो थ्रू कर सकते हो, अवर गोल्ड कोर्स. Yes sir, I think sir, sorry to interrupt sir, I would like to add कि ये बहुत ही important and significant चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो वो कोर्स उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है नहीं, उस चीज को टेस्ट करने के लिए यू कैन ऑलवेज गो विद द डेमो सो दैट यू गेट द सेटिस्फैक्शन दैट वेयरएवर यू आर पुटिंग. बिल्कुल सर, बिल्कुल. या so that is something that is going to help you. And just that Ruby one, you can go with this demo course. तो आप देख सकते हैं पूरा कोर्स. ठीक है जी. So this is what it's all about this video guys, जहाँ पे हमने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड तो प्रेजेंट किया ही है कि किस तरह से हमने पिछले साल परफॉर्म किया था, बट ऑन दी अदर हैंड गाइज हम इस बार भी रेडी हैं, हम इस बार भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं. तो आपके मन में कोई भी डाउट आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय ड्रॉपिंग अस एन ईमेल at hello@arutap.co.in, और आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241. So I again wish you all the best for the examination guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.